वो मुझसे जेल में अक्सर मिलने आया करती थी। फिर अचानक कुछ दिनों के बाद उनका आना बंद हो गया। मुझे उसकी और उसके बच्चे की टेंशन होने लगी। फिर 4 महीने बाद एक दिन अचानक वो मुझसे मिलने आई, पर इस बार वो अकेले नहीं आई, बल्कि एक बच्ची को अपने साथ लेकर आई। वो बच्ची मंदिरा थी। वो बहुत छोटी थी, 1 महीने की भी नहीं हुई होगी जब तुम्हारी आंटी उसे मेरे पास लाई। बहुत प्यारी बच्ची थी। मैं उसे देखकर बहुत खुश हुआ, पर उस दिन के बाद से मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। ये सब सुनकर चार्ली को रुद्र पर गुस्सा आया, पर उसने रुद्र के सामने कुछ जाहिर नहीं किया। ये जेल में सड़ रहा है, शायद अच्छा ही हुआ इसके साथ। सेठ फैमिली का गार्डनर उनकी बेटी के साथ ऐसा करेगा तो यही सजा होगी उसकी। और ये रुद्र जिस तरह इंग्लिश में बात कर रहा है, इसका एक्सेंट बहुत पॉश है, बहुत अजीब सा लग रहा है। एक नौकर और इतनी अच्छी लैंग्वेज। एक बात बताओ, ये एक्सेंट कहां से सीखा तुमने? कैम्ब्रिज। व्हाट? मैं गांव के सबसे अमीर आदमी का बेटा था। हम क्षत्रिय थे और मेरे पिताजी ने मुझे कैम्ब्रिज भेज दिया हाई स्टडीज के लिए। मैंने अपना टाइटल छुपा कर रखा था कि मैं क्या हूं। मेरे गांव के लोगों की जमीनें छीनी जा रही थी और बच्चियों के रेप और किडनैप हो रहे थे। उन्हें ब्रथल में बेचा जा रहा था। इतना अत्याचार हुआ हम पर कि हम सभी भिखारी बन गए। मुझसे ये सब देखा नहीं गया, इसलिए मैंने हथियार उठा लिया। ओह, मेरी आंटी का लवर कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं, बल्कि कैम्ब्रिज का पढ़ा लिखा था। ऑफ कोर्स, ही सूट्स माय आंट। ये स्टोरी सुन के चार्ली को अच्छा लगा, लेकिन उसके यहां आने का रीजन अपनी आंटी के बारे में पता लगाना था। पता नहीं, डाउट सा हो रहा है। आंटी मैंडी की मॉम है, वो भला अब मेरी मदद क्यों करेगी? मैंडी उनकी डॉटर है, मुझे नहीं लगता कि वो कभी उनके अगेंस्ट जाएगी। मुझे लगा था शायद मंदिरा और उसकी मां हमेशा के लिए मुझसे दूर चली गई, या शायद उसके पापा ने उसकी दूसरी शादी करवा दी होगी, या फिर दोनों को अमेरिका भेज दिया होगा। लेकिन 20 साल बाद एक दिन मंदिरा मुझसे मिलने आई। दिखने में वो बिल्कुल अपनी मां जैसी थी। तो अब तक कहां थे दोनों? मेरे भाई के साथ। वो हमेशा से बहुत समझदार था और फैमिली में सबका ध्यान रखता था। जब तुम्हारी आंटी का मुझसे मिलने आना बंद हो गया, तब मैंने अपने भाई को खत लिखकर सारी बात बताई और उनसे दोनों का ध्यान रखने को कहा। मेरे भाई ने बहुत कोशिश करके इन लोगों का पता लगाया। मेरी वाइफ तो मिली नहीं, लेकिन मंदिरा मिल गई। वो सिल्वर क्लाउड में ही थी। वहां के नौकर उसे पाल रहे थे। तुम्हारे नाना जी गुस्से में आकर उसे ऐसे ही नौकरों के सहारे छोड़ दिया। जब वो बड़ी हुई तो मेरे भाई ने उसे पढ़ने के लिए स्कूल ऑफ फैशन भेज दिया। मेरा भाई मुझे यहाँ जेल में भी उसके शोज की मैगजीन, न्यूज कटिंग्स भेजा करता। वो जो भी लोकल शो ऑर्गेनाइज करती, उसकी फोटोज मुझे मिल जाती। मुझे लगा था कि शायद मैं मंदिरा को खो चुका हूं, पर फिर एक दिन वो मुझसे मिलने आई और उसने अपनी मां के बारे में पूछा। मुझे जो भी पता था मैंने उसे सब बता दिया। बस ये नहीं बता पाया कि अब वो कहाँ है। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिससे नाना जी ने अपनी खुद की बेटी को खो दिया? पर मंदिरा उनके साथ थी। अब तो ये तुम्हारे नाना जी ही बता सकते हैं। क्या वो अभी भी जिंदा है? अगर है तो मंदिरा उन्हें ढूंढ के ही रहेगी। तो क्या मंदिरा ने पता लगा लिया? अभी तक तो नहीं, पर वो बिल्कुल अपनी मां की तरह है, कभी गिव अप नहीं करेगी। ओह, तो मैंडी मेरी कजन है। वो यहाँ अपनी माँ, मेरी आंटी के बारे में पता लगाने और अपनी प्रॉपर्टी लेने आई है। पर अगर वो मुझे सच बताकर मिलती तो वो तो मैं उसे वैसे भी दे देता। अब मुझे ये भी समझ आ रहा है कि आखिर क्यों वो मुझसे दूर रहती थी। उसे पता था कि हम फैमिली हैं, कजन्स हैं, पर वो मुझे फंसा क्यों रही है? सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए? मैंडी को अगर प्रॉपर्टी ही चाहिए थी तो वो मुझ पर कोर्ट केस करके भी ले सकती थी। तभी अचानक से उसे कुछ याद आया और वो रुद्र के साथ बातचीत खत्म कर जल्दी से वहां से निकल गया। क्या रुद्र ने जो भी चार्ली को बताया वो सब सच था, या उसमें उसकी कोई गहरी चाल थी? कहीं वो भी तो मैंडी से नहीं मिला हुआ था? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। ओह, तो उस दिन जब मैं पहली बार मैंडी से मिला था तो वो मुझे पहले से जानती थी।
यानी ये सब एक ट्रैप था। और क्या बोनी, रॉनी भी मैंडी से मिले हुए हैं? क्या मैंडी ने ही जिया को मरवाया ताकि वो पहले मुझे अपने जाल में फंसा सके और ब्लैकमेल करके अपनी प्रॉपर्टी ले सके? यही सोचते सोचते चार्ली जेल से वापस आ रहा होता है। तभी फ्लाईओवर पर कार चलाते समय उसने मैंडी के क्लोथिंग फैशन लाइन के बैनर देखे। फ्लाईओवर पर एम लोगों के बड़े बड़े बैनर्स लगे हुए थे। साथ ही टॉप मॉडल्स की पिक्चर्स के साथ मैंडी की भी फोटो लगी हुई थी, पर चाइनीज फैन से उसका फेस हाफ कवर्ड था। मेरी लाइफ, प्रॉपर्टी, सब कुछ खतरे में है। मुझे जल्दी ही कुछ सोचना होगा। मैं कहीं शांत जगह जाता हूं और शांति से सोचता हूं कि क्या कर सकते हैं, कैसे मैं खुद को और अपना सब कुछ बचा सकता हूं। आई थिंक सिल्वर क्लाउड से अच्छी तो कोई जगह ही नहीं हो सकती। ये सोचकर चार्ली सिल्वर क्लाउड चला गया। सिल्वर क्लाउड जाकर चार्ली ने देखा कि सिर्फ दोपहर भर में ही सारे गेट्स बदल गए। वॉचमैन का केबिन भी खाली था। गार्ड्स, गार्ड्स! पर चार्ली के बार बार आवाज देने पर भी कोई गार्ड गेट खोलने नहीं आया। फिर चार्ली तेजी से अपनी कार का हॉर्न बजाने लगा। कुछ देर बाद एक गार्ड आया और उसने केबिन में जाकर गेट ओपन किया। तुम कौन हो और पुराना गार्ड कहां है? आप कौन है? क्या सर को पता है कि आप यहाँ आ रहे हैं? फक यू सर, ये मेरा घर है और तुम्हें यहाँ जॉब किसने दी? मैंने तो अपनी सिक्योरिटी एजेंसी चेंज नहीं करवाई। गार्ड कुछ नहीं बोला। चार्ली कार से निकला ही था कि उसे सामने पिगी मिला। पिगी व्हाइट कुर्ते में था और उसने बाल कटवाकर टकला कर लिया था। तुम यहाँ कैसे? और ये क्या हुआ है तुम्हें? इतने दिन से तुम यहाँ छिपे थे मेरे घर में। आई डोंट नो दैट फकिंग पीपल यार, जिसने मेरा पासपोर्ट चोरी कर लिया और मुझे यहाँ लाकर बंद कर दिया। ओह, तो ये मैंडी के साथ मकाओ नहीं गया था, तो फिर कौन गया था? और मैंडी के साथ जो भी गया वो पिगी बनकर इसका पासपोर्ट यूज करके गया। पर पिगी, तुम ये बताओ, तुम इस लुक में कैसे? ओए, मुझे पिगी मत बुलाओ। इनफैक्ट मैं अब परमजीत भी नहीं हूँ। आई एम पिगली। व्हाट द फक? बस इतनी पवित्र जगह पर गाली ना दो चार्ली। मुझे स्वामी जी ने बचाया है। अच्छा, कैसे? मैं जब स्वामी जी से मिला ना, तब मैंडी ने मुझे स्वामी जी का फॉलोअर बनने को कहा। और यार, स्वामी जी से अब मैं बहुत प्रभावित हूँ, इसलिए मैं अब उनका अनुयायी हूँ। और मैंने अपना नाम बदलकर बुद्धिस्ट नेम रख लिया है, क्योंकि मुझे कुंग-फू सीखना है। और अब मैं स्वामी जी के आश्रम, मतलब कि इस जगह का मैनेजर हूँ। ये सुनकर चार्ली का दिमाग घूम गया। उसे शौक पर शौक मिल रहे थे। दारू ड्रग्स के नशे में चूर होकर हर रात अलग अलग लड़कियों के साथ सेक्स करने वाला पिगी बुद्धिस्ट बन गया। पवित्रता की बातें कर रहा है। और ये क्या बोल रहा है? ये इस आश्रम का मैनेजर है। यहाँ आश्रम कहाँ है? ये सिल्वर क्लाउड की बात कर रहा है क्या? पिगी, अब ये बताओ, स्वामी जी का आश्रम है कहाँ और कब बना? यहीं सिल्वर क्लाउड। फक, ये मेरा घर है। मैं तो बस आधे दिन के लिए ही बाहर गया और उतने में ये आश्रम बन गया। कैसे? तुम्हें नहीं पता? मैंडी सब कुछ तुरंत करती। हाँ। चार्ली ने सिल्वर क्लाउड में चारों ओर देखा तो उसे बहुत सारे मेडिटेशन करते हुए स्टैचूज दिखे। कुछ लोगों के ग्रुप योगा कर रहे थे, कुछ ताई ची। चार्ली ने देखा कि कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है। पिगी चार्ली को इशारा करते हुए बोला, चार्ली, ये देखो, यहाँ पर एक चर्च बनेगा। स्वामी जी भी रिलीजन में भेदभाव नहीं करते हैं, वो हर रिलीजन को फॉलो करते हैं। पिगी, अब ये सब नाटक बंद करो। तुम हमारा मजाक मत बनाओ ये कर कर। तुम अपना पाप बढ़ा रहे हो। व्हाट मजाक? हाँ। चार्ली का दिमाग पूरी तरह खराब हो चुका था। उसने ये सब इग्नोर किया और अपनी कार में बैठकर मेन गेट के अंदर जाने लगा। रुको, अंदर मत जाना, तुम अलाउड नहीं है। लेकिन हाँ, मैंडी ने कहा है कि वो हंटिंग लॉज अभी भी तुम्हारा ही है, तुम वहां जा सकते हो। चार्ली चुपचाप हंटिंग लॉज चला गया। वहां जाकर फ्रेश हुआ और फ्रेश होने के बाद उसने अपने बैग से एक विस्की की बोतल निकाली और फिर उसे ग्लास में पोर करने लगा। तभी उसकी नजर एक नैपकिन पर पड़ी। चार्ली ने उस नैपकिन को उठाकर देखा तो उस पर ब्लू आईलाइनर से 3 नंबर और लिखे हुए थे। ओह, तो फाइनली मैंडी ने मुझे सारे नंबर्स दे दिए। बाकी के 7 डिजिट्स तो मुझे याद हो चुके हैं, अब ये 3 भी मिल गए। चार्ली उस नंबर पर कॉल करने के लिए एक्साइटेड था, लेकिन उसने पहले विस्की पी और लंच किया। उसके बाद वो बाहर जाकर लेक के पास बैठ गया। चार्ली मैंडी को कॉल करना चाहता था, लेकिन उसने सोचा कि अभी इतनी जल्दी भी नहीं।
मुझे मैंडी के साथ समझदारी से काम लेना होगा। कब वो नई चाल चल दे क्या पता, और क्या पता ये भी कोई चाल ही हो उसकी। थोड़ा टाइम बीत जाने के बाद जब चार्ली को लगा कि अब वो इतना एक्साइटेड नहीं है और मैंडी को अब नहीं लगेगा कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, तो उसने उस नंबर को अपने फोन से डायल किया। ओह, तो ये मुझे फिर से बेवकूफ बना रही थी। तभी ये फोन नंबर नहीं उठा। ये मैंडी जरूर कुछ बड़ा प्लान कर रही है। मुझे सबके मर्डर में फंसाकर मेरी प्रॉपर्टी हड़पने का प्लान है इसका। पर अब और नहीं, मैं बस मैंडी के पास जा रहा हूँ। मैं उससे खुद जाकर सब पूछूंगा। तभी चार्ली के फोन पर उसके नंबर से एक मैसेज आया, जिस पर चार्ली ने कुछ देर पहले कॉल किया था। कुछ सेकंड के बाद एक वीडियो क्लिप और एक ऑडियो क्लिप आई, साथ ही मैसेज जिसमें लिखा था, रेडी हो जाओ, आज बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है तुम्हें चार्ली। चार्ली ने पहले वीडियो ओपन किया। ये तो रॉनी के घर की वीडियो क्लिप है। वीडियो में चार्ली ने देखा कि बॉनी उसे हक कर रही है और फिर कैमरा दूसरी तरफ टर्न हो गया, जहां बफे भट्ट खाना खा रहा था। चार्ली ने वीडियो में भट्ट को पहचान लिया। अब कैमरा चार्ली पर था, फिर घूमते हुए भट्ट पर। भट्ट के पास कोई आया और उसके कान में कुछ बोला। वो आदमी कोक राव था। फिर वो दोनों टॉयलेट की तरफ चले गए और एक आदमी उन दोनों के पीछे चला गया। तीसरे आदमी ने हुडी पहन रखी थी। वो तीसरा आदमी बार बार पीछे की तरफ देख रहा था कि उसे कोई देख तो नहीं रहा। चार्ली को वो आदमी कुछ जाना पहचाना सा लगा, पर चेहरा उसे पूरा क्लियर न दिखा। फिर कैमरा उनके और क्लोज गया। अब वो तीनों बहस करते हुए दिखाई पड़ रहे थे, पर उनकी आवाज साफ नहीं सुनाई दे रही थी। पर ब्लैकमेल, ड्रग्स जैसे शब्द चार्ली को साफ साफ सुनाई दिए। अचानक सुरेश भट्ट ने हुडी पहने आदमी को पीछे की तरफ धक्का दे दिया। फिर अपनी पॉकेट से कुछ बिल निकालकर कोक राव और तीसरे आदमी को दिया। तभी तीसरे आदमी ने अपनी पॉकेट से नोटों की एक गड्डी निकालकर बुफे भट्ट को दिया, पर भट्ट ने पैसे नहीं लिए। उसने मना कर दिया। फिर तीनों आपस में लड़ने लगे और उसके बाद जो हुआ वो तो चार्ली ने सपने में भी नहीं सोचा था और न सोच सकता था। उस तीसरे आदमी ने अपने पॉकेट से चाकू निकालकर भट्ट की गर्दन पर मार दी। भट्ट वहीं तुरंत मर गया। ये देखकर कोक जोर से चिल्लाया और वहां से भाग निकला, जबकि उस तीसरे आदमी ने पैसे उठाए और भट्ट को घसीटकर फ्लश बॉल में डालने लगा। उस टाइम उसकी हुडी की कैप नीचे गिर गई, जिससे उसका चेहरा दिखाई पड़ा। उस आदमी का चेहरा देखते ही चार्ली को जैसे सांप सूंघ गया हो। उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गई। उसे ऐसा लगा जैसे वो अभी बेहोश हो जाएगा। Fuck! I got you, motherfucker! उसके बाद चार्ली ने वो दूसरी ऑडियो क्लिप प्ले की। वो क्लिप सुनकर तो चार्ली बस बेहोश ही नहीं हुआ, कुछ देर के लिए शॉक से पूरा शरीर जाम हो गया। Oh my God! ये तो सब इसने किया। Fuck, 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 fuck! जिया को इसने मारा, मुझे फंसाया। I'll kill you, dog! You pig! You motherfucker bastard! Fuck, 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 fuck! Bad joke! आखिर कौन था जिया और भट्ट का कातिल? जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड। इस बास्टर्ड को तो अब मैं छोड़ूंगा नहीं। Now you are finished. अब सारा सच चार्ली के सामने आ चुका था। कातिल का चेहरा देख वो बहुत ज्यादा हैरान हुआ। फिलहाल मुझे अभी मैंडी के पास जाना चाहिए। उसका शो बस शुरू ही होने वाला होगा। थैंक यू मैंडी, आई एम सो हैप्पी। अब मैं बेगुनाह साबित हो जाऊंगा। बेशक तुमने मुझे तकलीफ दी, पर तुम्हारी इस मदद ने तुम्हारे दिए हर घाव को भर दिया। चार्ली ने फिर से उस नंबर पर कॉल किया। तभी उसे एक वॉइस मेल आया जो कि मैंडी का था। हे चार्ली। पर चार्ली ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। उसने कार की स्पीड और तेज कर ली ताकि वो जल्द से जल्द मैंडी के पास पहुंच सके। हालांकि मैंडी ने उसे शो में आने से मना किया था, फिर भी वो शो में जा रहा था। चार्ली बहुत खुश था। जब चार्ली अमृता शेरगिल मार्ग पर पहुंचा तो वहां बहुत भीड़ इकट्ठा। ओह, तो इसलिए ये शमशेर मैंडी के हर काम में उसके साथ रहा। पर ये मैंडी का भाई, रियली? ये तो बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। इतना शॉक्ड मत हो, ये सच है।
मैं और शमशेर बस्तर में एक साथ पढ़े हुए, और जब मेरा एडमिशन लंदन फैशन स्कूल में हुआ तो वो वहां भी मेरे साथ आया। शमशेर को एक्टर बनना था, लेकिन मुझे लगता था कि उसे मॉडलिंग करनी चाहिए। लेकिन इन सब से ज्यादा मैं इस बात से खुश थी कि मेरा छोटा भाई मेरे साथ था। मैंने उसका एडमिशन ड्रामा स्कूल में करवा दिया, लेकिन एक्टिंग उसके लिए नहीं थी, वो इसी काम में बेस्ट था, यानी कि शमशेर स्वामी बनने में। बचपन से शमशेर मेरे बिना नहीं रह पाता था और उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि कैसे मैं मेरी माँ के लिए दुखी रहती थी। एक दिन मैं जब कॉलेज से वापस आई तो वो घर पर नहीं था, पर वो एक लेटर लिख के गया कि वो इंडिया जा रहा है मेरी मॉम को ढूंढने। जब वो कुछ सालों के बाद वापस आया तब उसने बताया कि कैसे उसे हिमालय पर कुछ साधु मिले जिनसे उसने योगा सीखा। बचपन से ही वो बड़ी बड़ी बातें किया करता था, इसलिए मैंने उसकी बातों पर इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन ये बात सच थी कि उसने योगा सीखा, लेकिन वो मेरी मॉम को नहीं ढूंढ पाया। तो ये सब चल रहा था। चलो अब ये सब छोड़ो। तुम्हें ये नहीं जानना कि रीता कहाँ है? कहाँ है? यहाँ है रीता। रियली मैंडी? यस। क्या तुम रीता को देखना चाहते हो? मैं इस टॉम के ढक्कन को खोल दूं क्या? एंड डोंट वरी, स्मेल नहीं आएगी। चार्ली कुछ नहीं बोला, वो चुपचाप मैंडी की बातों को सुन रहा था। तुम्हें पता है, जब मैं शमशेर की मदद से रीता की डेड बॉडी को यहाँ छिपा रही थी तो यहाँ मुझे एक ऐसी चीज मिली जिसकी उम्मीद नहीं थी। क्या? मेरी मॉम। क्या? हाँ, मैं उनको बहुत टाइम से ढूंढ रही थी, और जब हम रीता की बॉडी को यहाँ छुपाने आए, जो कि शमशेर का आइडिया था, तब हमें यहाँ एक औरत का कंकाल मिला। पर तुम्हें कैसे पता कि वो तुम्हारी मॉम का है? वो किसी और औरत का भी तो हो सकता है, किसी मुगल की वाइफ हो सकती है, और ये प्रॉपर्टी मुगलों की थी, और ये टॉम तभी का बना हुआ है। हाँ, हो सकता है, पर ये देखो। मैंडी ने अपने बैग से एक फोटो निकाली जो कि बहुत ही पुरानी और फटी हुई थी। ये देखो, इस फोटो में बहुत से क्रोज एक सर्कल में मुगल के टॉम के चारों ओर बैठे हैं, और एक नेकेड कपल बीच में, जिसमें मेल का हाथ फीमेल के शोल्डर पर है। वो फीमेल दिखने में बिल्कुल मेरे जैसी है। यस, और ये मेल? ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव। ये देखकर चार्ली को विश्वास ही नहीं हुआ। उसने उस फोटो को एकदम पास कर दोबारा से देखा और चौंकते बोला, पापा? हाँ, वो मेरी मॉम के साथ सो रहे थे, यानी कि अपनी साली के साथ। ये कैसे पॉसिबल है? पर क्या तुम्हें ये फोटोग्राफ मिलने से पहले ये बात पता थी कि इन दोनों के बीच कुछ था? दाई माँ ने मुझे बताया था, इसलिए मुझे आइडिया था, पर मैं भी समझ ही नहीं पाती कुछ। दाई माँ कौन? तुम भी अजीब हो चार्ली। तुम्हें नहीं याद वो ओल्ड कुक सिल्वर क्लाउड में जो थी? वो सिर्फ कुक नहीं है, वो मेरी माँ जैसी है। उन्होंने मुझे सिल्वर क्लाउड में पाला था। अच्छा, तो इसीलिए सारे नौकर तुम्हारी इतनी बात मानते हैं। यस, मैं जब इंग्लैंड से वापस आकर सिल्वर क्लाउड आई तो दाई माँ बहुत खुश हुई। उन्होंने कहा कि घर की मालकिन आ गई, पर सारे नौकरों को इस बारे में कुछ नहीं पता था। वो तो बस मैंडी का चार्म है कि जो सब मेरे आगे पीछे घूमते हैं। तो दाई माँ ने क्या बताया तुम्हें? दाई माँ सिल्वर क्लाउड जाने से पहले यहाँ इसी घर में काम करती थी। एक दिन उन्होंने मेरी मॉम और उनके भाई, हमारे अंकल की जोर जोर से झगड़ने की आवाज सुनी। नाना जी और माँ में बहुत झगड़ा हुआ था जब उन्होंने घर में बताया कि वो प्रेग्नेंट हैं और वो बेबी गार्डनर का है। उसके बाद ही रुद्र पापा को जेल भेज दिया गया, और उसके कुछ दिनों के बाद दाई माँ ने अंकल को और मॉम को चिल्लाते हुए सुना। उस वक्त नाना जी और तुम्हारे पेरेंट्स सिल्वर क्लाउड में थे। अंकल ने मेरी मॉम और तुम्हारे पापा को मुगल टॉम के पास इंटीमेट होते हुए देख लिया और उनकी फोटो खींच ली थी। उन्हें मेरी मॉम और तुम्हारे डैड के अफेयर के बारे में पता चल गया था। छी, कैसी औरत हो तुम? गार्डनर के बच्चे की माँ बनने वाली हो और यहाँ भी अपने जीजा के साथ? ऐसा कुछ नहीं है भैया, ये बच्चा गार्डनर का नहीं, जीजा जी का है। पर आपको कसम है कि आप कभी भी उन्हें ये नहीं बताएंगे कि ये बच्चा उनका है।
मैं नहीं चाहती चार्ली का फ्यूचर खराब हो। तो ऐसी थी मेरी मॉम। उन्होंने मेरे पापा तक को नहीं बताया कि मैं उनकी बेटी हूँ। पता नहीं क्यों, लेकिन जो लोग उनसे प्यार करते थे उन्होंने ही सबसे ज्यादा दर्द और तकलीफ उन्हें दी। तो इसका मतलब तुम मेरी सौतेली बहन हो। हाँ। पर तुम्हारी मॉम ने रुद्र को सच क्यों नहीं बताया? उसे वहां क्यों फंसा कर रखा? और तुम्हारी मॉम की डेथ कैसे हुई? दाइमा ने मुझे बताया था कि अंकल ने मॉम से बेबी अबॉर्ट करके ये सिटी छोड़ के जाने के लिए कहा था, क्योंकि सेट्स की रेपुटेशन की बात थी और उसे बचाना ही था। लेकिन मॉम नहीं मानी। वो भी कम जिद्दी नहीं थी। तुम्हारी मॉम जब सिल्वर क्लाउड से वापस आई तब अंकल ने उन्हें सब बता दिया। तुम्हारी मॉम अपने पति और बहन से बहुत नाराज थी। मेरी मॉम अपनी बहन से नजरें नहीं मिला पा रही थी। तुम्हारी मॉम और डैड के बीच लड़ाइयां शुरू हो गईं। इतना सब होने के बाद कोई नहीं चाहता था कि मेरी मॉम अब इस घर में रहे। उनका बेबी बम दिखने लगा था। वो 5 महीने की प्रेग्नेंट थी। तब नाना जी ने उन्हें दाइमा के साथ सिल्वर क्लाउड भेज दिया। कुछ महीने बाद तुम्हारे पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो गया और उनकी डेथ हो गई। तुम्हें हमेशा झूठ बोला गया कि तुम्हारी माँ तुम्हें जन्म देते ही मर गई। फिर कुछ समय बाद मॉम ने मुझे जन्म दिया और 1 महीने के बाद वो रुद्र डैडी से मिलने जेल गई। एक दिन मॉम और नाना जी सिल्वर क्लाउड आए और दाइमा से मेरा ख्याल रखने को कहा और कुछ दिनों बाद ही मेरी मॉम गायब हो गई और उनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता चला। फिर मैंडी वो फोटो पलटती है। उस पर लिखा था, डाई बिच, दिस इज फॉर आवर सिस्टर। चार्ली पहचान गया कि वो उसके अंकल की हैंडराइटिंग है। यह सब सुनकर चार्ली की आंखों से आंसू बहने लगे। पता नहीं क्यों, लेकिन ये सब जानने के बाद चार्ली के मन में एक बोझ था। जितना दुख उसे अपने मॉम डैड के कार एक्सीडेंट के बारे में जानने के बाद नहीं हुआ, उतना उसे मैंडी की मॉम की डेथ से हुआ। मैंडी ने भी रोते हुए उसे कसकर हक कर लिया। मामा ने तुम्हारी मॉम को? तुम्हारी मॉम बहुत अच्छी थी और तुम्हारे पापा से बहुत प्यार करती थी। अपनी बहन से बिल्कुल अलग थी वो मैंडी। उनके खुद के भाई ने उन्हें मारकर ऐसे ही पत्थर के बीच छोड़ दिया। हमारे मामा ऐसे ही थे और मुझे तो ये पता भी नहीं चलता अगर हम रीता को लेकर यहाँ नहीं आते। तो क्या अंकल ने खुद को इसलिए शूट कर लिया था क्योंकि उन्होंने खुद की बहन का मर्डर किया था? शायद, पता नहीं, पर सबको यही लगता है कि वो मिसिंग है, पर सच्चाई हम दोनों को पता है। नाना जी को ये सब पता था और रुद्र को पता है। वो तो तुम्हारी मॉम की मोहब्बत में पागल है आज भी, और तो और वो उनके लिए आज भी जेल में पड़ा है। उसे लगता है कि तुम उसकी बेटी हो। जहां तक मुझे पता है, नाना जी को मेरे असली डैड के बारे में नहीं बताया गया था। दाइमा ने बताया वो मेरी मॉम से बहुत प्यार करते थे, पर वो हर्ट थे। वो इस बात से बहुत खुश हुए कि वो गायब हो गई और उन्होंने मुझे नौकरों को सौंप दिया। लेकिन नाना जी को मुझे देखकर अपने खानदान पर लगे दाग को याद नहीं करना था। इसलिए जब राघव अंकल, रुद्र पापा के भाई, मुझे लेने आए तो नाना जी ने मुझे उनके साथ भेज दिया। मेरे जाने से सिर्फ दाई माँ को दुख हुआ, पर शायद नाना जी मुझे भूल नहीं पाए। आखिर मैं उनकी बेटी की ही बेटी थी, इसलिए वो हमारे नाम, पैसे और प्रॉपर्टी छोड़ गए। शायद उन्हें उम्मीद थी कि मॉम वापस आएंगी। नाना जी को भी नहीं पता था कि उनकी बेटी की डेथ हो गई। वो अपनी बेटी की तलाश में थे और रुद्र डैडी, उन्हें भी कुछ नहीं पता। पर मैं उनसे और उनकी फैमिली से बहुत प्यार करती हूँ। मैं उनको हर्ट नहीं कर सकती, इसलिए मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। आई नो ब्रदर, ये सब बहुत डिफिकल्ट है जानना, पर यही सच है। और हाँ, आई एम सॉरी अबाउट शीना। क्या हुआ उससे? क्या वो जेल में है? कहीं उसकी डेथ? नहीं, डोंट वरी, शी इज सेफ। पर तुम्हें अब नया ऑफिस ढूंढना पड़ेगा अपने लिए। और जैसे शीना ने तुम्हें उस दिन बचाया था, उस दिन का उसका गुस्सा, मानो वो लेपर्ड हो और तुम उसके कब। आई थिंक शी इज योर सोल लेपर्ड। और तुम माय वाइल्ड कैट। मैंडी हंसने लगी। मैंने शुरू में तुम्हारे साथ जो बदमाशियां की वो अनजाने में की, और सच कहूं तो थोड़े दिनों में तुम और मैं वो सब भूल जाएंगे। हे लिसन, टेल मी वन थिंग। निक ने भट्ट को और जिया को क्यों मारा? और वो वीडियो ऑडियो कैसे बनाया तुमने? क्या तुम्हें पता था ऐसा कुछ होने वाला है?
आखिर क्यों मारा था निक ने सबको? क्या मैंडी सच बोल रही थी या फिर सच कुछ और था? जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड। ये भी बताना पड़ेगा क्या? यस, सारा सच। चार्ली के इन सवालों को सुनकर मैंडी रुक गई और उसने चार्ली के एक एक सवाल का जवाब देना शुरू किया। भट्ट, निक और राव ये तीनों मिलकर स्कैम कर रहे थे। राव अपने फ्रेश क्लाइंट्स की लिस्ट को लेकर जो इससे ड्रग्स लेते थे वो हर महीने भट्ट को देता था और भट्ट उनकी डिटेल्स निक को बेच देता और फिर निक इन क्लाइंट्स को ब्लैकमेल करता कि अगर वो उसे पैसे नहीं देंगे तो वो उन्हें अरेस्ट कर लेगा। इन तीनों का ये स्कैम बहुत ही अच्छा चल रहा था। तब भी निक को पता चला कि भट्ट उसे चीट कर रहा है। वो खुद ही अपने क्लाइंट्स को ब्लैकमेल कर रहा है कि पैसे नहीं मिले तो पुलिस को सब बता देगा और उनसे पैसे ले रहा था। पर तुम्हें ये सब कैसे पता? मुझे निक को अपनी तरफ करना था ताकि वो मुझे मेरा घर दिलाने में मेरी मदद करे। इसलिए मैंने राव की हेल्प ली। राव के पास पैसे नहीं होते थे तो मैं उसे पैसे देकर उसकी हेल्प करती और वो मुझे निक की सारी इन्फॉर्मेशन ला कर देता। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इन सब में मुझे मर्डर भी देखने को मिलेगा। मुझे पुलिस को दिखाने के लिए निक का एक कन्फेशन रिकॉर्ड करना था कि कैसे वो लोगों को चीट कर रहा है। और जब उसने भट्ट का मर्डर कर दिया तो वो वीडियो मैंने अपने पास ही रखा और सही टाइम आने का वेट करने लगी। पर वीडियो कैसे बना? ये सब मेरी नजर में पहले ही थे। मैं बस नॉर्मली उनकी बातें सुन रही थी कि तभी लड़ाई बढ़ गई। सो मैंने तुरंत अपने फोन से वीडियो बना लिया। तुम्हें मानना पड़ेगा मैंडी, पर फिर जिया को किसने मारा? ये तो तुम भी जानते थे कि निक जिया से प्यार करता था। नो, मुझे नहीं पता था। निक जिया से सच्चा प्यार करता था और जब सच्चा प्यार धोखा देता है तो इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाता। मतलब निक? पर क्यों? मुझे निक ने बताया था कि वो जिया से बहुत प्यार करता है और उसके लिए ही उसने ड्रग्स का काम शुरू किया ताकि उसकी शौक पूरे कर सके। पर जिया ने उसे धोखा दिया। मतलब? ये तुम्हें भी पता है। पर मैं जिया से कभी प्यार नहीं करता था। वो दोस्त थी मेरी। पर उसका क्रश मिस्टर सेठ थे। जब तुम होटल रॉयल में जिया से मिलने जा रहे थे तो तुमसे पहले निक उसे विश करने के लिए गया। पर शायद तुम्हें लेकर उनके बीच कुछ झगड़ा हुआ और गुस्से में निक ने उसे मार दिया। जिया अक्सर तुम्हारी तारीफ किया करती थी उसके सामने। वो उसे हर्ट करता, इसलिए वो तुमसे और नफरत करने लगा। निक से गुस्सा धोखा बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने जिया को मार दिया और इल्जाम तुम पर आया क्योंकि तुम वो आखिरी पर्सन थे जिसकी कॉल जिया को आई और उससे मिलने गए थे। ओह, ये बास्टर्ड निक के बारे में तुम्हें ये सब कैसे पता? और होटल के मैनेजर ने तो मुझे देखा था, पर वहां उसने झूठ क्यों बोला? मुझे क्यों बचाया? स्टूपिड, उसने नहीं, मैंने तुम्हें बचाया। तुम उस दिन बहुत लकी रहे। मैं ये सोचकर वहां आई थी कि तुम्हें वहीं से पिक कर लूंगी ताकि हम सिल्वर क्लाउड जल्दी पहुंच जाएं। रात हो रही थी, पर तुम जिस तरह से डर रहे थे, तुम्हारी हालत देखकर मुझे शक हुआ कि कोई तो बात है। फिर मैं जब पानी लेने बाहर गई तो मैंने शमशेर को कॉल किया और उसे होटल जाने को कहा। उसने जिया को मरा पाया और तुमने जो गिफ्ट लिया था उसका बिल शायद जल्दबाजी में तुमसे गिर गया था। उसने मैनेजर को मुंह बंद रखने के 60 लाख रुपए दिए और उसकी मदद से लाश को ठिकाने लगाया। पर वो रिकॉर्डिंग जिसमें निक कन्फेस कर रहा है कि उसने जिया को मारा, वो कैसे हुआ? निक को मैंने यकीन दिला दिया था कि मैं भी तुम्हारी दुश्मन हूँ। एक दिन वो मेरे साथ ड्रिंक कर रहा था और उसने सब बक डाला और तुम्हें तो बहुत गाली दी। जब वो ये सब बक रहा था तो मैंने मौका पाकर सब रिकॉर्डिंग कर ली। वो दोनों ये सब बात ही कर रहे थे कि तभी कोर, चार्ली का डॉग, वहां आया और मैंडी के पास जाकर खड़ा हो गया। चार्ली उसे बुलाया लेकिन कोर ने उसे इग्नोर कर दिया और मैंडी के साथ वहां चला गया। लो, इसे भी ले गई मैंडी। चार्ली चुपचाप अपनी बहन को जाते हुए देख रहा था और वो मन ही मन सोचने लगा, जिससे भी मैंने प्यार किया और जो लोग भी मुझसे प्यार करते थे सब मुझे छोड़कर चले गए। मुझे थोड़ा टाइम चाहिए इन सब चीजों से निकलने के लिए, पर शायद ये सब मैं अकेले ना कर पाऊं।
आशा की डेथ को इतना टाइम हो गया, लेकिन मैं अब तक उससे उबर नहीं पाया। मैं अब कौन हूं? इतना अकेला तो खुद को तब फील नहीं किया जब मैं खुद को बहुत ही अकेला फील करता या बोर होता तो पार्टी ऑर्गेनाइज कर देता था। उससे मेरा अकेलापन दूर हो जाता। पर आज मैंने मेरा घर भी खो दिया, लेकिन मुझे मेरी एक बहन मिल गई। पर क्या मतलब, उसका वो तो सब ले गई, वो मेरे लिए कुछ नहीं करेगी। ये सब सोचते हुए चार्ली पार्टी से बाहर आ गया और अपनी लैम्बोर्गिनी में बैठ गया। उसने जीपीएस में शीना के घर की लोकेशन डाली और अपने ड्राइवर को उस एड्रेस पर चलने के लिए बोला। रास्ते में जाते हुए चार्ली ने शीना को कॉल किया, पर उसने कॉल पिक नहीं किया। तब चार्ली ने उसे एक वॉइस मेल भेजा, शीना, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूं। जब चार्ली शीना के घर पहुंचा तो वहां के सिक्योरिटी गार्ड ने उसे देखकर हेलो बोला। ये देखकर चार्ली खुश हो गया। लगता है शीना ने गार्ड्स को मेरे बारे में बताया हुआ है। इसका मतलब उसने मेरा मैसेज सुन लिया होगा। चार्ली ने डोर बेल बजाई, पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। चार्ली ने अपनी पॉकेट में हाथ डाला तो वहां उसे एक नैपकिन मिला जिसमें मैंडी के फोन नंबर के लास्ट डिजिट्स लिखे हुए थे। चार्ली ने उस पर सॉरी लिखा, फिर स्माइल ड्रॉ करके डोर के नीचे से अंदर डाल दिया और वहां से जाने लगा। तभी दरवाजा खुला, शीना बाहर आई। चार्ली ने उसे हक करने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए, पर शीना ने उसकी कॉलर शर्ट पकड़ के उसे जोर से थप्पड़ लगाया। ये तुम्हारे लिए, फिर से। ये कहकर फिर एक थप्पड़ और मारा। चार्ली के चीक्स रेड हो गए। और ये मेरे लिए। फिर शीना ने चार्ली को अपने पास खींचा। फिर से मारेगी क्या? उसने पहले ही अपने गाल पर हाथ रख लिया, लेकिन शीना उसे लिप पे किस करने लगी। करीब 5 मिनट तक उनका किस चला। चलो यहां से चलते हैं। कहाँ? पता नहीं, पर अभी भी मेरे पास मेरी लैम्बोर्गिनी है और मेरे बैंक में बहुत सारे पैसे भी। बस अब चलते हैं यहां से। अब बस तुम और मैं, हम दोनों ही घूमेंगे फिरेंगे, मजे करेंगे, लाइफ एंजॉय करेंगे। और जब हम इन सब से थक जाएंगे तब सिल्वर क्लाउड में वापस आकर स्कॉच पीते हुए माउंटेन्स को देखेंगे। पर अब बस बहुत हो गया। चलो अब रिलैक्स करते हैं और अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं। नो मोर किलिंग टाइम इन दिल्ली। सात फरवरी की सर्द सुबह 22-23 साल की वो लड़की एक अंधेरे कमरे की